हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम क्लास 10 का यहाँ पे साइंस का जो है वो एक सेट डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो सेट होगा इसमें 30 क्वेश्चंस होंगे, 30 एमसीक्यू होगा, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा। लेकिन ये सारे 30 क्वेश्चंस का एमसीक्यू जो है, जो 30 क्वेश्चन होगा वो मोस्ट वीवीआई है, मतलब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आप शुरू से लेकर अंतिम तक जो है वो जितने भी 30 क्वेश्चंस हैं उस 30 क्वेश्चन को एक एक करके ध्यान से देखेंगे। आपका इससे बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली एग्ज़ाम में आएगा, या फिर इससे बेस्ड जो क्वेश्चन है, इसी पैटर्न के बेस्ट क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप एक एक करके शुरू से लेकर अंत तक 30 क्वेश्चन का डिस्कशन देखेंगे। किस तरह से हम डिस्कस करवाते हैं क्वेश्चन को, उसको बेहतर तरीके से देखेंगे। चलिए फ़िलहाल जो है बिना कुछ देर किए आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। चलिए लिखा हुआ है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी का बात करें तो समतल दर्पण का फोकस दूरी आप चैप्टर में पढ़े होंगे कि क्या होता है, अनंत होता है। तो ऑप्शन नंबर बी में ही दिया हुआ है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति क्या होगी। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा और समान आकार का, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिखा समान आकार का और वास्तविक उल्टा ऐसा प्रतिबिंब बनाना है तो वस्तु की स्थिति जो होगा वो सी पर होगा। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है। तो इसका अगर बात करेंगे तो आप चैप्टर में पढ़े होंगे, उस टेबल में दिया हुआ था कि किसमें जो है वो प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है। तो वायु जो होगा ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। लिखा है, एक लेंस की क्षमता जो है वो -4 है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी ये बताना है। तो देखिए एक फार्मूला होता है P इक्वल टू होता है क्या 1/f, और वो भी क्या मीटर में। तो यहाँ पे देखेंगे P = 1/f होता है, तो पावर का वैल्यू जो है यहाँ पे दिया -4, पावर का वैल्यू दिया -4 और = 1/f। अब देखिए जब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -4f = 1। तो यहाँ पे अगर इसको कैलकुलेट करेंगे f = तो क्या होगा 1/-4, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कटेगा, ये जो कटेगा वो 0.25 बार में कटेगा और ये मीटर में होगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे ये माइनस होगा, माइनस हटेगा नहीं, माइनस रहेगा साथ में, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी में ही दिया है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण है। तो मानव नेत्र की फोकस दूरी में जो परिवर्तन होता है उसका रीज़न क्या है। तो कॉर्निया इसका रीज़न नहीं होता, आइरिस इसका रीज़न नहीं होगा, पुतली होगा नहीं। चलिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी में ही दिया हुआ है, सिलियरी मसल। तो सिलियरी मसल मतलब सिलियरी मांसपेशियाँ जो होती है उस फोकस दूरी के परिवर्तन का मुख्य कारण होती है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है, दूरदृष्टि दोष को खाली स्थान भी कहा जाता है, मतलब कौन से और दूसरे नाम से जो है दूरदृष्टि दोष को जाना जाता है। तो ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है, हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से आप लोग अगला क्वेश्चन को देखिए, जूम भी कर दिए आप लोग, पहले जो है खुद से आंसर कीजिए, उसके बाद मेरे द्वारा जो आंसर दिया जा रहा है उसको देखिए तो बेहतर होगा, आपका प्रैक्टिस भी होता चला जाएगा। लिखा है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो है वोल्ट नहीं होता,
फैराडे फैराडे नहीं होगा, एम्पियर नहीं होगा, ओम जो है इसका राइट आंसर है, ओम जो होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है। तो टंगस्टन का उपयोग जो है वो यहाँ पे देखे होंगे कि बिजली के बल्ब में जो फिलामेंट होता है, पतला सा तंतु होता है, उसमें जो है इसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो बी में ही दिया हुआ है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रख लेंगे कि टंगस्टन का संकेत कभी कभी पूछा जाता है, तो टंगस्टन का संकेत जो होता है डब्लू होता है, ये ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे देखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 9 पे है हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है, अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की बात करेंगे तो यह जो है यहाँ पे उत्तरी ध्रुव, ऑप्शन बी में ही दिया हुआ है, उत्तरी ध्रुव से निकलती है। देखिए आप, हम इसका थोड़ा फिगर बना के बताते हैं आपको। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसे निकलती है। अगर मान लेते हैं ये एस है और ये एन है, तो देख रहे होंगे आप कि इधर से जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे करके निकलती है और ऐसे करके इंटर करती है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ऐसे करके निकलती है, तो यहाँ पे देखिए नॉर्थ से निकल रही है और साउथ से क्या होती है, इन करती है, मतलब अंदर जाती है। साउथ से ऐसे करके अंदर जाती है और यहाँ से निकलती है। फिर इधर से और भी रेखाएं जो होती है ऐसे करके निकलती है, ऐसे जाती है, मतलब यहाँ से ये निकलती है और इधर से अंदर जाती है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है उत्तरी ध्रुव से निकलती है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुँच गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा निम्नलिखित में से कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है। ऊर्जा का परम स्रोत का बात करेंगे तो ऊर्जा का परम स्रोत जो है यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे सी में ही लिखा है, सौर ऊर्जा, मतलब सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वही हमारा परम स्रोत है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा है रासायनिक समीकरण को हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं। तो रासायनिक समीकरण को जो है वो यहाँ पे देखेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन पे पहुँच गए हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ है Fe+CuSO4, तो यहाँ पे बन जाएगा Cu+Fe SO4। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पे देखेंगे कि यह जो अभिक्रिया है वो विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि देखिए Fe के साथ Fe+CuSO4 था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, Cu को हटा दिया गया और Fe जो है वो SO4 के साथ जुड़ गया, तो यहाँ पे Cu जो है विस्थापित हो गया, इसलिए यह विस्थापन अभिक्रिया है। अच्छा, Cu विस्थापित क्यों हो गया, क्योंकि जो अभिक्रिया में अगर देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज में, है ना, तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो होता है वो Cu जो होता है फेरस से नीचे होता है, Cu जो होता है आयरन से नीचे होता है, इसलिए Cu को क्या कर दिया गया, विस्थापित कर दिया गया। Fe जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, Fe जो है उसका जगह ले लिया। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 13 नंबर लिखा है H+ आयन की सांद्रता किस पदार्थ से सबसे अधिक होगी। तो H+ आयन की जो सांद्रता होगी किस पदार्थ में सबसे अधिक होगी। तो H+ सांद्रता होने का मतलब H+ जो होता है वो अम्ल में होता है, तो सबसे ज़्यादा H+ होना मतलब सबसे ज़्यादा अम्लीय होना, तो सबसे ज़्यादा अम्लीय जो होगा यहाँ पे देखेंगे जठर रस, ऑप्शन ए में ही दिया है। देखिए मोस्ट VVI क्वेश्चन है, सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिना देखे जो है स्किप नहीं करिएगा वीडियो, नहीं तो देखिए आपका इसमें से बहुत जो मार्क्स है वो आने वाला है, डायरेक्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा वो आपका छूट जाएगा। इसलिए आप 40 नंबर पे अब देखिए 40 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है पदार्थ ABCD का pH मान क्रमशः 5, 8, 10 और 13 है, तो उपरोक्त में कौन पदार्थ जो है वो यहाँ पे अम्लीय है। तो सबसे जो यहाँ पे अम्लीय पदार्थ का बोल रहा है, अम्लीय पदार्थ कौन है, सीधा सा बात बोल रहा है अम्लीय कौन है। तो अम्लीय देखेंगे कि अम्लीय जो होता है, जो एसिड होता है उसका जो pH मान होता है वो क्या होता है 0 से लेकर 7 तक, 0 से मतलब 7 से पहले ही 0,
से 7 के बीच जो होता है अम्लीय का होता है। और बेस का बात करेंगे, जो बेस होता है क्षार जिसको बोलते हैं हम लोग क्षारकीय, तो यहाँ पे देखेंगे 7 से लेकर 7 से बड़ा और 14 से कम इस तरह का होता है। और 7 क्या होता है, उदासीन होता है। तो यहाँ पे हमको देखना है कि सब अम्लीय कौन है, तो 5 ऑप्शन में दिया है यही अम्लीय है। तो देखिए 5 जो है अम्लीय है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर है। ये ए है, ये ए मान लेते हैं, ये बी, 8 जो है बी है, 10 जो है सी है और 13 जो है वो डी है। तो ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर पे हम लोग पहुंच गए हैं। 15 नंबर देख लेते हैं। लिखा हुआ निम्नलिखित में से किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन देखेंगे। लिखा हुआ है ऑप्शन बी में ही NaHCO3 का उपयोग यहाँ पे किस में किया जाता है, सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या। अगला क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में 100% आने का चांसेस है, इसलिए ध्यान रखिएगा। देखिए हम वीडियो के बीच बीच में भी बताते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन उसमें से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 30 क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन होता है वो वीडियो के बीच बीच में बताते हैं, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, है ना। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वीडियो स्किप कीजिएगा तो आप बहुत कुछ खो जाइएगा। यहाँ पे उभयधर्मी ऑक्साइड लिखा हुआ है, तो उभयधर्मी ऑक्साइड जो है, अगर ऑप्शन को आप ध्यान से देखेंगे तो आप पहले आंसर दीजिए खुद से कि उभयधर्मी ऑक्साइड होता क्या है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड आप जानते होंगे, देखिए ऑप्शन नंबर बी में ही दिया है Al2O3, मतलब वैसे ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण बनाता है और जल बनाता है। वैसे ऑक्साइड या फिर वैसे बोल सकते हैं कंपाउंड यौगिक जो यहाँ पे अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करके क्या करते हैं, लवण और जल बनाते हैं, उसको उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट 17 नंबर क्या दिया हुआ है। देखिए 17 नंबर लिखा हुआ है, दिए गए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में से उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा है। लिखा उत्कृष्ट गैस मतलब नोबल गैस। तो नोबल गैस जो होता है उसके आउटर मोस्ट सेल में क्या होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए ये आउटर मोस्ट सेल मतलब बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 5 है। तो बाहरी सेल में जो होना चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, तो ऑप्शन नंबर सी यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो असंतृप्त अगर बात करेंगे तो असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन है, यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर जो है वो सी में ही दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब डबल बॉन्ड वाला और जो ट्रिपल बॉन्ड वाला, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला होता है वो असंतृप्त होता है, अनसैचुरेटेड होता है। तो यहाँ पे देखेंगे C2H2O, अगर C2H2O बनाना चाहेंगे तो देखिए C2 हो गया और H2 का मतलब हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएगा और इसमें जो लगेगा वो ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। तो ट्रिपल बॉन्ड वाला और डबल बॉन्ड वाला क्या होता है, असंतृप्त होता है। तो ध्यान रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये सब क्वेश्चन को बेस्ट तरीके से समझ लीजिए आप, क्योंकि यही सब क्वेश्चन तो एग्जाम में आके फंसाता है और आपको पता नहीं होता। क्वेश्चन नंबर देखिए 19, क्वेश्चन नंबर 19 को अगर देखेंगे ध्यान से, लिखा है HCHO में कौन प्रकार्यात्मक समूह है। तो HCHO आप देखे होंगे CHO किस में होता है, CHO जो होता है एल्डिहाइड में होता है। और इसका ऑप्शन जो है यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, लिखा है दिए गए तत्वों में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिथियम के बराबर होगी। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगा लिथियम के बराबर किस में होगा। अगर ऑप्शन देखेंगे तो लिथियम हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होगा, जैसे अगर लिथियम का बात करेंगे तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरे में क्या होगा 1 इलेक्ट्रॉन होगा।
मीन्स लिथियम में क्या होता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, परमाणु संख्या 3 होता है। तो ये ऐसे हो गया, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, संयोजी इलेक्ट्रॉन का बात करेंगे यहाँ पे इसका लिथियम का तो 1 हो गया। उसी तरीके से अगर पोटासियम का बात करेंगे तो पोटासियम जो होता है इसका 19 होता है एटॉमिक नंबर, और 19 होता है तो इसके अकॉर्डिंग अगर पहले सेल में देखेंगे तो पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8, 10, 10 और फिर 8 कितना हो गया 18 और फिर 1, तो देखिए फिर जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन इसका भी कितना आएगा 1 हो गया, संयोजी 1 हो गया। तो इसके समान जो है वो पोटेशियम है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। बाकी मैग्नीशियम भी नहीं होगा, आप ट्राई कर लीजिएगा, कैल्शियम भी नहीं होगा, एल्युमिनियम भी नहीं होगा, ठीक है ना। देखिए कैसे एक्सप्लेन करते हैं क्वेश्चन को, और ये भी क्वेश्चन देख लीजिए कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन को बिना किए आप तो एग्जाम में जाइए ही नहीं, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा आपको वहाँ पे। इसलिए ये सब क्वेश्चन को देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप करके ही जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन लिखा है अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है। तो अमीबा में जो है अगर ऑप्शन देखेंगे तो देखिए परजीवी पोषण नहीं होता, स्वपोषी होता ही नहीं है, मृतजीवी होता ही नहीं है, प्राणी समभोजी पोषण होता है ना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा है श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज से पाइरूवेट का विखंडन कहाँ होता है। तो पाइरूवेट का विखंडन जो होता है यहाँ पे कोशिका द्रव में होता है, कोशिका द्रव में होता है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर वृद्धि के लिए उपचायक का नियमन करती है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए उपचायक का नियमन करती है। तो इसका ऑप्शन देखेंगे 23 का जो है वृद्धि हार्मोन ये होगा नहीं, इंसुलिन होगा नहीं, टेस्टोस्टेरोन होगा नहीं, थायरॉक्सिन जो होगा यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ये शरीर वृद्धि के लिए जो होता है उपचायक का नियमन करती है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। मानव में सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ से होता है। तो मानव में सभी अनैच्छिक क्रियाएं जो होती है उसका जो नियमन होता है वो देखिए ऑप्शन में लिखा हुआ है परमस्तिष्क नहीं होगा, यहाँ पे मध्य मस्तिष्क ये भी नहीं होगा, हाइपोथैलेमस नहीं होगा, मेडुला जो हो जाएगा ऑप्शन डी में दिया है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये दोनों क्वेश्चन जो था वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, इसलिए इसको भी आप लोग करके ही जाइएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम में देखने को ही मिलेगा, इसलिए आप ये सब क्वेश्चन को विदाउट देखे नहीं जाइएगा तो नहीं जाइएगा, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए 25 नंबर। दिए गए चित्र किस प्रकार के जनन को प्रदर्शित करता है। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है वो चित्र वाला एक क्वेश्चन आएगा, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट होता है। चित्र वाला जितना भी क्वेश्चन होता है उसको आप देख कर ही जाइए, और उसमें से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है यहाँ पे चित्र में जो दिया हुआ है कौन सा जनन है। तो ऑप्शन देखिए विखंडन का ये नहीं चित्र है, ये देखिए खंडन का भी चित्र नहीं है, पुनरुद्ध भवन ये जो होता है यही इसका राइट आंसर होगा, और इसी का ये चित्र है तो ये इसका राइट आंसर है। लिखा है मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है। तो मनुष्य में निषेचन देखिए ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये सब क्वेश्चन को बिना देखे नहीं जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुष्य में निषेचन जो होता है अगर बात करेंगे यहाँ पे अंडवाहिनी, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, पहले आप लोग खुद से आंसर दीजिए, उसके बाद मेरे द्वारा जो बताया जा रहा है उसका आंसर है वो देख मैच कर लीजिए। लिखा है किसी जीव में कोई गुण प्रभावित होता है, किसी जीव में कोई गुण जो है वो प्रभावित होता है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन जो हो जाएगा अगर देखेंगे तो ऑप्शन में लिखा हुआ है केवल पिता के डीएनए से, तो ये तो बात गलत है। केवल माता के डीएनए से, ये भी गलत है। पिता और माता दोनों के डीएनए से, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो 28 की तरफ पहुंच चुके हैं हम लोग। 28 देखिए लिखा हुआ नाभिकीय विद्युत संयंत्र शक्ति संयंत्र में किस प्रकार की प्रक्रिया से ऊर्जा विमुक्त होती है या फिर ऊर्जा मुक्त होती है। तो यहाँ पे देखेंगे 28 का जो होगा 28 का आंसर
अगर हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नाभिकीय विद्युत संयंत्र। तो नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहने से ही ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे जो होगा वो नाभिकीय संलयन तो होगा नहीं। संलयन में क्या होगा, एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, एनर्जी ज़रूरत होता है। लेकिन नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, नाभिकीय विखंडन में एनर्जी निकलता है, ऊर्जा निकलता है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है ऊर्जा मुक्त होता है, तो ऊर्जा मुक्त होना, निकलना ऊर्जा, ठीक है ना। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग पहुंच गए 29 नंबर। आज के क्वेश्चन का आज का क्वेश्चन जो ये 29 दिख रहा है आपको, ये आज के सेट का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। लिखा है हरे पौधों की पत्तियां प्राप्त हरे पौधे की पत्तियां प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करने में खर्च करती है। तो खाद्य ऊर्जा को में परिवर्तित करने में कितना परसेंट खर्च करती है। हरे पौधे की पत्तियां जो होती है खाद्य ऊर्जा परिवर्तित करने में वो 1% ऊर्जा का जो है वो उपयोग कर लेती है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये सब क्वेश्चन देखे बिना नहीं जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आज का क्वेश्चन, आज के सेट का आज हम 30 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए 30 नंबर देख लेते हैं। लिखा निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग पर्यावरण के लिए सबसे अधिक लाभदायक होगा। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक लाभदायक होगा। तो इसका जो है यहाँ पे देखेंगे थर्मोकोल के डिस्पोजल जल कप का, तो ये तो नहीं। प्लास्टिक के डिस्पोजल कप का, तो प्लास्टिक का प्रयोग करना ही नहीं। मिट्टी के डिस्पोजल कप का, तो मिट्टी के डिस्पोजल कप। और यहाँ पे लिखा है कागज का डिस्पोजल कप। तो सबसे बेहतर पूछा है यहाँ पे, सबसे अधिक लाभदायक, सबसे बेहतर कौन होगा। तो यहाँ पे मिट्टी के डिस्पोजल कप का प्रयोग करना सबसे अच्छा होगा। चलिए दोस्त, आप लोग देखें यहाँ पे हम जो है 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसका सीरीज लेके आए थे। यहाँ पे देखें कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप खुद पहले वीडियो को अंत तक देख लीजिए शुरू से, आप उसके बाद खुद ही बताइए कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था कि नहीं। तो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिलहाल जो है अगर आप इसी तरह का वीडियो रेगुलर चाहते हैं और किस सब्जेक्ट से चाहते हैं और किस चीज़ से रिलेटेड चाहते हैं, कौन से चैप्टर से रिलेटेड चाहते हैं, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। और इसके लिए अगर आपको वीडियो डेली चाहिए और इसी तरीके से जिस तरह से हम मेहनत कर रहे हैं वो आपको एग्ज़ाम तक ऐसे ही, अगर आप ऐसे हमारे वीडियो में बने रहेंगे तो आपका 100% गारंटी है कि आपका जो है मार्क्स वो बेहतर होने से कोई नहीं रोक सकेगा। हम जैसे जैसे बस करवाते जाते हैं वैसे वैसे आप करते जाइए। बाकी जो आप पढ़े हुए हैं उसका रिवीजन करते जाइए। उसके बाद जो है आपका एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही अच्छा जाएगा। आपका जो स्कोर होगा वो बेस्ट स्कोर होगा, ठीक है ना। आप ये मान कर चलिए कि नेक्स्ट टॉपर जो है वो हमको बनना है, नेक्स्ट टॉपर बनना है, तभी आप जो है बेहतर मार्क्स ला पाएंगे। और फिलहाल इस तरह का वीडियो अगर चाहते हैं तो हमारे सपोर्ट के लिए आप जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, आप अपने दोस्तों को बताना ना भूलें। और फिलहाल मिलते हैं, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए आप जो है कमेंट करते रहिए कि किस तरह का वीडियो चाहिए, क्या चाहिए। आप बाकी वीडियो से जुड़े रहिए, हम आपके लिए वीडियो लाते ही रहेंगे, ये वादा है मेरा। फिलहाल के लिए धन्यवाद, थैंक यू।